अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात, पाकिस्तान सऊदी अरब एक बड़ी अच्छी मुलाकात, वज़ीर आज़म का दौरा, फिर वहाँ पर होने वाला वो इजलास जिसके अंदर 9 ममालिक ने शिरकत की, और फिर हम उस इंस्टीट्यूट जिसके तहत ये फाइनेंशियल और बाकी ट्रेड और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तय किए जा रहे थे, 73% के करीब वहाँ पर मौजूद सरमायाकारों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दिया। ये बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी और इकॉनमी एक साथ चलते हैं। जहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल नहीं होते, हमने देखा है कि वहाँ पर इकॉनमी बहुत फलती फूलती है। वो मुल्क दुनिया में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, अफगानिस्तान चैप्टर, इंडिया चैप्टर हमारे पास मौजूद है। जहाँ पर अफगानिस्तान जैसा पड़ोसी हो, इंडिया जैसा पड़ोसी हो, वहाँ पर सिक्योरिटी के इशूज़ और कंसर्न रहते हैं। हमने इन चीज़ों को बहुत हद तक दूर किया है, हमारी अफवाज ने इस पर बहुत काम किया। लेकिन हम दुनिया को इस वक्त क्या ऑफ़र कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है? अगर हम नए एवेन्यूज़ तलाश करें जो कुछ हमारे पास है उसको बेचने के लिए, तो क्या नए एवेन्यूज़ हो सकते हैं? टैक्सेशन बहुत बड़ा चैप्टर है पाकिस्तान का। IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं और उसमें 150 अरब रुपए तक की छूट मिल रही है। क्या हकीकी मानों में ये जो 150 अरब रुपए तक की छूट टोटल मिलेगी, इसका कोई फ़ायदा या इसका समर आपको, मुझे, सैलरीड क्लास को, जो कमाई करती है बिजनेस क्लास, उसको होगा? क्या टैक्सेशन में वाकई कुछ छूट मिल रही है, नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, या फिर सिर्फ ये एदादो शुमार का गोरख धंधा है? इस पर भी ज़रा बात करेंगे। फिर शरह सूद 11 पर फिक्स है, इससे नीचे शायद जाती नज़र नहीं आ रही, इससे ऊपर भी जाती ना नज़र आए, लेकिन नीचे जाती अभी फिलवक्त नज़र नहीं आ रही। जो अंदाज़ा किया जा रहा था कि बहुत नीचे तक जाए और 8-7 तक लेकर आएंगे, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। स्टार्टअप्स को लेकर, फ्रीलांसर्स को लेकर 250 मुश्तरका वर्किंग मराकज़ कायम करने का एक मंसूबा है। हम शुरू से कह रहे हैं कि आप यहाँ पर SME सेक्टर को तवज्जो दें, SME को बढ़ावा दें, उनको सपोर्ट करें, ताकि आपकी इंडस्ट्री बेहतर चले। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ शायद अपने उस तरह से सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, एनर्जी बहुत प्राइसेस हाई हैं, तो जो प्रोडक्ट है, यानी जो कमोडिटी है, और आप जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जिसको मार्केट करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री, गुल अहमद जैसी बड़ी इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में मुश्किल से सर्वाइव कर पाई और फिर चीज़ों को, अपने यूनिट्स को बंद करना शुरू किया। ये हो क्या रहा है, इस पर भी बात करेंगे। महंगाई एक ऐसा चैप्टर है जिस पर बात करेंगे। क्या होने वाले मुआहिदों के सम्राट, यानी तेल का मुआहिदा हो, पाकिस्तान में पहला जहाज़ पहुंच गया अमरीकी खाम तेल लेकर, इसका कोई फ़ायदा होगा? पाक अमरीका जो तिजारती ताल्लुकात या मुआहिदे हो रहे हैं, इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा या नहीं? या फिर वो जो सफ़ेद हाथी हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमने प्राइवेटाइज करना था, अब तक हो क्यों नहीं पा रहे? अगर वो होते हैं तो पाकिस्तान इकॉनमी में इसका क्या असर पड़ जाएगा? टोटल ओवरऑल इकॉनमी पे बात करेंगे। बहुत सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना रहे डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत अच्छे शानदार इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मैशत हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ज़रा सऊदी अरब पे थोड़ी सी बात करूंगा, फिर आज टैक्सेशन को लेकर बड़ी डिटेल आपसे बात करनी है। क्या सर बड़ा कोई फ़ायदा होने जा रहा है? सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं हम, डिफेंस मुआहिदे भी कर रहे हैं, और मुआशी मुआहिदों में देखें तो तेल के मामले में भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिल रही है। तो क्या इसके समरात वाकई में मार्केट को भी पहुँचेंगे, आम आदमी को भी पहुँचेंगे? देखें, जहाँ तक तो इमीडिएट इम्पैक्ट है तो वो तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने कर्ज़े रोल ओवर कर दिए हैं और उन्होंने आपको 1 साल के लिए और तेल ख़रीदने की फैसिलिटी दे दी है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल रहेगी, लेकिन कोई ख़ास उसमें ग्रोथ का एलिमेंट नहीं होगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको रोज़गार के मौके चाहिए। ये यंग आबादी है, 70% तकरीबन 30 साल से कम उम्र के हैं, और बेशुमार लोग तकरीबन 30 लाख हर साल जॉब तलाश करने के काबिल हो जाते हैं, उस एज ग्रुप में आ जाते हैं कि जब उन्हें नौकरी चाहिए। तो हमारी इकॉनमी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगी तो नौकरी भी नहीं होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए 7-8% चाहिए, जो कि 2-2.5% पे चल रही है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए।
क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, नए कारखाने बनेंगे, तो फिर नए रोज़गार के मौके होंगे, या कोई नई बाज़ार बनेंगे, नई दुकानें बनेंगी, नई फैक्ट्रियां बनेंगी, नए शहर बनेंगे, मतलब डेवलपमेंट होगी तो रोज़गार आपकी बनेगी। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर में नुमाया किस्म की पैदावार में इजाफा होगा, तो देही इलाके की आमदन बढ़ेगी और वहाँ पे गुर्बत दूर होगी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त इकॉनमी में नहीं हो रही। अच्छा, ये नईम साहब कमोबेश वही बात, डॉक्टर साहब उसी तरफ गए जिस तरफ आप बात करते हैं हमेशा से। अच्छा, मैं ज़रा इस पर और डिटेल भी बात करूं। हम बाहर से सरमायाकार ढूंढते हैं, बाहर से सरमायाकारी के मौके तलाश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अच्छी बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और उसके नंबर्स को इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम अपने सरमायाकार के लिए क्या ऐसा करते हैं, उसको क्या इनकरेज करते हैं कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट में वो अपनी सेफ़ और महफूज सरमायाकारी के तहत उतरे और हमारे यहाँ पर लोगों के रोज़गार के मौके बढ़े। ठीक है, अभी उन्होंने जिक्र किया कि जो सऊदी अरब और यहाँ से कंपनीज आई। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, लेकिन जब हम ज़रा एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ज़रा बात करेंगे ये जो हमारे यहाँ सरमायाकारी के मौके तलाश करने और हमारा अपना लोकल सरमायाकार, उसका जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो क्यों नहीं कर पा रहे हम। क्यों ऐसा होता है कि हम पाकिस्तान में ट्रस्ट बिल्डिंग में डेफिसिट बनाते हैं, हम कभी उसमें प्रॉफिट नहीं बनाते। और सरमायाकारी हमारे यहाँ हो जाए तो कौन कौन से ऐसे अच्छे सेक्टर होंगे जिसमें हो। और ये जो टैक्सेशन है, ये कितना बड़ा मसला है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे नईम साहब। बड़ी अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप बाहर से तो सरमायाकारी तलाश करते हैं, एक तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि अभी तो चीज़ें बहुत अर्ली स्टेज पर है, लेकिन सरमायाकार जो हमारा अपना है उस पर बड़ा प्रेशर है, वो खुद इतना परेशान और डरा हुआ रहता है, तो हम लोकल अपने सरमायाकार की ट्रस्ट कैपेसिटी ही नहीं बिल्ड कर पा रहे। थैंक यू इरफान साहब। देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और डॉक्टर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है और मैं भी यही बात करूँगा कि किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लानी होती है उसके लिए कुछ बुनियादी बेसिक कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है, वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के क्या हालात हैं, वहाँ पे टैक्सेशन के क्या हालात हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, और वहाँ पे जो लोकल पार्टनरशिप है या लोकल इन्वेस्टर है वो कितना ईगर है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए, और गवर्नमेंट उसके दरमियान लोकल इन्वेस्टर इंटरनेशनल इन्वेस्टर के दरमियान क्या ब्रिज का किरदार अदा करती है कि जिससे बाहर के लोगों को राग़िब किया जाए। जैसे हमारा TDEP है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, कॉमर्स ट्रेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे बाहर जो कई 100 की तादाद में जो हमारे कमर्शियल और ट्रेड काउंसलर हैं, ये सारी एक टीम बनती है जो कि किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने का सबब बनाती है। अच्छा नईम साहब, सॉरी, आपकी बात मैं चाह रहा था पूरी हो, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये जो अभी जिन इदारों का आपने नाम लिया है, मैं चाहूँगा ज़रा इन इदारों का अभी पिछले 10 सालों में क्या रोल रहा है इस पर ज़रा हमें बताएं भी, चूँकि चेंबर के साथ आप बड़ी डिटेल काम भी करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। और अच्छा, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर मैशत भी हैं और साथ ही साथ बहुत सीनियर पॉलिटिकल फिगर भी हैं और कारोबारी शख्सियत भी हैं पाकिस्तान की नाम पर। बहुत शुक्रिया सर, मिर्ज़ा साहब आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जी नईम साहब प्लीज़, ये जो आपने अभी इदारों का नाम लिया, क्या रोल है? देखिए, इन इदारों का बेसिकली जैसे बड़ा कलीदी रोल है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में है या होना चाहिए, लेकिन ये रोल ये अदारे जो है ना अदा नहीं कर रहे। ये जो इनसे रिक्वायर्ड हमें पोटेंशियल चाहिए वो हमें ये पोटेंशियल नहीं मिल रहा। और अगर इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में FDI जो है ना इस वक्त अपने लो स्टेप पे है, यानी कि FDI हमारे पास नहीं आ रही, और जब तक FDI हमारे पास नहीं आएगी, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लग गया अपने मुल्क में, हम माशी सरगर्मियाँ जो हैं, माशी एक्टिविटीज़ को उस तरह ठीक नहीं करते। अब हम देखें कि हमने लास्ट टाइम बात की कि कई कंपनीज, बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं और कई कंपनीज हैं जो कि मुल्क छोड़ के जा रही हैं। जैसे अभी एक एक्सनोबल वालों ने भी अपना कोई कारोबार सुना यहाँ बंद कर दिया है, उसके PNG की बात आपने सुनी, और बहुत सारी कंपनियाँ चलें। एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि कंपनियां कुछ अपनी वजह से भी जा रही हैं, लेकिन जब हम
अपने मुल्क के हालात देखें। देखिए मैं आज एक आपके हम इसको अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं लेते ना, हमारे अपॉर्चुनिटी है नहीं है। देखिए उसकी वजह अपनी कंपनीज को खड़ा करते हैं। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना टैक्सेशन के मामले में हमारे जो इस्लाहात हैं, जो हमारे जो कवानीन हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप देखें, अभी इस साल की रिटर्नें जा रही हैं, तो मुझे आज पता ये चला है कि FBR ने खामोशी से जो टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ा दिया। मतलब अच्छा, ये बड़े खामोशी से हो ये गया? जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप कंपनीज़ के लिए पहले 32 लाख के ऊपर तकरीबन उन्होंने अब 16 लाख रुपया टैक्स कर दिया, यानी कि अब 3.2 मिलियन अगर आप कहेंगे तो 6,50,000 मिनिमम टैक्स है। अच्छा, उसके बाद 56 लाख तक ये टैक्स है, लेकिन 56 लाख से जो ऊपर आप जाते हैं तो पहले ये 35% था, अब खामोशी से उन्होंने इसको 45% कर दिया है। और उसके बाद जब आप 1 करोड़ रुपए की किसी कंपनी की इंडिविजुअल की इनकम बनती है तो उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी है। तो कलेक्टिवली 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप तकरीबन जो है वो 40 लाख के करीब यानी कि टैक्स ही दे रहे होंगे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको कि लोगों ने बैंकों में पैसे रखे होते हैं। बैंक जो में आपने पैसे रखे हो तो बैंक आपको फॉर एग्जांपल जो है वो जो भी मार्कअप लगाता है या जो भी प्रॉफिट देता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर 20% टैक्स काटती है। इस दफ़ा ये हुआ है कि जिन लोगों की आमदन बैंक के मुनाफे से 50 लाख से ज़्यादा होगी वो डायरेक्ट जो है इनकम में असेस होंगे और उनके ऊपर वही 45% की स्लैब लगी। यानी एक तरफ तो 20% उधर से कटा रहे हैं और बाकी पैसे वो अपने पास से दे रहे हैं। अब ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये चूँकि हम अपना इख्तियार बेग साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ये मैं उनके गोशगुजार भी ये करना चाह रहा हूँ कि वो बहुत बिजनेसमैन हैं और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि खामोशी से जो रिटर्नें गई है, इधर रिटर्न जा रही हैं तो उसके ऊपर 5.6 मिलियन से ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर उन्होंने 45% जो पिछले साल 35% था तो लाख है। तो ये इस किस्म की जब तो फिर बड़ी कंपनी जिनके करोड़ों रुपए में इनकम होती है और उनके ऊपर अगर आधी हाफ उनकी इनकम जो है आप गवर्नमेंट टैक्स से ले जाएगी, बाकी एक्सपेंडिचर वो देंगे, तो एंड ऑफ द डे तो बिजनेस कर नहीं सकते। सर ये मैं आपसे पूछूंगा चेंबर्स का बात करना चाहिए क्योंकि चेंबर्स वोकल बड़े होते हैं, नहीं साहब नहीं वोकल होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतनी डेप्थ पे जो बात मैं आज कर रहा हूँ इसके ऊपर ये सवाल उठना चाहिए। अभी पता है एग्रीकल्चर इनकम को भी 45% में ले आए हैं, लेकिन अभी जो है सिंध गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चर इनकम पे पहले जो 15% थी उसको 45% कर दिया है और पंजाब ने आज कहा है कि जी हम इसको पुराने रेट पे रखेंगे, लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब क्लियर पॉलिसीज नहीं है। ठीक है, मुझे बस आपने इस पे जरा हमें बात करनी है, ये पोजीशन बड़ी खराब होगी। मिर्जा साहब, सर टैक्सेशन को लेके बड़ी डिटेल अभी आपने सुना भी, नईम साहब कह रहे हैं जी खामोशी से टैक्स बढ़ा देते हैं। अगर बिजनेस कम्युनिटी या सैलरीड क्लास हमारे जैसी हो वो अपनी जो कमाई है उसका बड़ा हिस्सा टैक्सेशन को दे जिसका रिटर्न भी कोई ख़ास नहीं है, ना हेल्थ की सूरत में, ना हमें सड़कों की सूरत में, ना ट्रांसपोर्ट की, ना ही एजुकेशन की सूरत में हमें कोई ऐसा वापसी भी उसकी कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा हिस्सा काट लिया जाए, कैसे हो सकता है? यहाँ तो कंपनीज बंद हो रही हैं, तो फिर ये आप कैसे बढ़ावा देंगे बिजनेस को, कैसे बढ़ावा देंगे नए स्टार्टअप्स को? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। देखिए मैं अभी कौमी असम्बली के पार्लियामेंट से आया हूँ, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स की मीटिंग शेयर करके शुगर प्राइजेस पे, वहाँ खोलो तो वहाँ एक सट्टाबाजी करके गरीब को तबाह कर दिया। 200 रुपए से ऊपर किलो शक्कर है और उसमें जिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो हैरानकुन पेश का। उन्हें FBR का रोल जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब और मनफी हो गया है कि वो टैक्सेस के अलावा एक चूज़ा जो पैदा होता है एक दिन का, जिसको इंग्लिश में चिक कहते हैं, उर्दू में चूज़ा कहते हैं मुर्गी का, 10 रुपए उसके ऊपर भी चूज़ा पैदा होने वाले चूज़े पे जो एक दिन की जिसकी ज़िंदगी है, उम्र है, उस पर लगा दिया गया है। ये जो कंपनियां 12 नाम लिए गए, शेल है, बायर्स है, फाइजर है, टेलीनॉर है, टोटल सिनर्जीज है, ये तमाम कंपनियां, फाइजर है जो बंद हुई हैं, उसकी एक कॉमन रीजन था टैक्सों की भरमार और अनकंसिस्टेंट पॉलिसी।
अभी सुनने में लोग कॉल करते हैं, वो पूछते हैं सर कोई फ्लैट लीवे लग रहा है लग्जरियस गुड्स पे, 10% लग रहा है, 5% लग रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? एक आ रहा है वो पूछता है सुपर टैक्स लगा दिया गया है जी। ये चीजें जो अनकंसिस्टेंट हैं, जो पॉलिसियों का जहाँ तसलसल नहीं है, जहाँ बिजनेसमैन को ये नहीं पता है सुबह मैं जब सो के उठूंगा तो मेरे पे कौन सी तलवार चली होगी टैक्सेस की, वो ना कॉस्टिंग कर सकता है ना अपनी चीजें बेच सकता है। मैं एक्सपोर्ट में आज बेच दूं और बाद में उसके ऊपर इजाफी टैक्सेस ड्यूटी लग के मेरी पैदावारी लागत बढ़ जाए तो मैं कहां से दूंगा? तो ये वजह है जिसमें हर बिजनेसमैन जो है वो अपने आप को महदूद कर रहा है। तो इकोनॉमी फैलने के बजाय, एक्सपेंशन होने के बजाय सुकड़ रही है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम तो चाहते हैं इकोनॉमी को फ़रोग हो, नई मुलाजमतों के मौके हों, गुर्बत कमी हो, जॉबें मिले लोगों को नई, ये सब चीजें रुक गई हैं। टेक्सटाइल की सनत में भी फैसलाबाद में कितने सारे मिल बंद हुए हैं, और दूसरी सनतों में भी जो है वो सकड़ाव है, यानी उसमें इकोनॉमी जो है वो सुकड़ रही है। अब उसमें रीजन जो है, पहले तो पॉलिसियों का अदम तसलसल है, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करना होना है, तीसरा पावर और गैस का जो टैरिफ है वो कम्पिटेटिव नहीं रहा है। हमें 8 से 9 सेंट्स में बिजली मिलनी चाहिए जो हमारे मुकाबलाती हरीफों को मिल रही है। आज आप 15 सेंट्स में भी लगा रहे हैं, और आपने सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए 3 रुपए 23 पैसे जो है वो एक लीवे लगा दिया है, जो एक सारे 6 साल तक देगा, क्योंकि आपने 18 बैंकों से कर्जे लोन ले लिया लिए। है। हाँ, और उस लोन की अदायगी जो है वो एक रेसिडेंशियल कंज्यूमर देगा। तो एफबीआर के टैक्सेस हैं, जो तमाम लिमिटें अब तक पाकिस्तान की तारीख में जो थी वो खत्म हो चुकी हैं। लोगों में बेचैनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? जहां पे जुर्म हो गया पैसा कमाना, जहां पे क्राइम है मनी मेकिंग, भाई बिजनेसमैन ये जो दुकान ये बंद करके जा रहे हैं अपने फैक्ट्रीज, ये अगर प्रॉफिट नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे तो इनका बिजनेस करने का क्या जवाब है? ये बाहर की कंपनियां किस लिए आई हैं? ये तो अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडिट करके, अच्छी मार्केटिंग करके, बेच के प्रॉफिट कमाना इनका मकसद है ना। और प्रॉफिट कमाना हर एक सरमायाकार का एक हक है, बुनियादी हक है। आपने उसको इजाजत दी है बिजनेस करने की। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को रोका जाए। ये फ्लड लेवे, ये सुपर टैक्स, ये सब ले लेंगे आप, लेकिन ये कंपनियां पैकअप करके भाग जाएंगी। लेकिन लोकल बिजनेसमैन, मुकामी सरमायाकार जो है वो दुकान बंद कर लेगा और दूसरी जगह चला जाएगा वो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रेवेन्यू जनरेटिव पॉलिसी बनाएं, रेवेन्यू कलेक्टिव नहीं। जनरेटिव में ये होता है कि आप ऐसा माहौल पैदा करें कि लोग रेवेन्यू पैदा करें, उसमें से आप अपना टैक्स लें। आप रेवेन्यू पैदा नहीं होने दे रहे, आप जरा सा टर्नओवर बढ़ता है, जरा सा आपका प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ते हैं, आप झपट पड़ते हैं और उसके ऊपर दुनिया के टैक्सेस लगा लेते हैं। ये तरीके नहीं होते, दुनिया में कहीं नहीं है। आज पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस वसूल करने वाला मुल्क बन गया है, और ये फिर भी टारगेट नहीं पूरा होगा। पहले 40% का टारगेट ले लिया था एफबीआर ने। वो भाई आपकी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है 3%, तो 40% आपको एफबीआर का रेवेन्यू कहां से मिलेगा? इसी तरह मिलेगा कि आप छुरियां चलाएंगे। अभी मैं मीटिंग कर आया हूं, वहां भी मीडिया था, वो भी यही कह रहे थे कि भाई शुगर के स्कैम में जो मसले थे वो भी उन्होंने बताए। तो मैं मुख्तसरन से ये बात बतलाना चाहूंगा, इस वक्त कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। मिनरल्स में दुनिया हमारी तरफ रेयर अर्थ मिनरल में इंटरेस्ट दिखा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी में, एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी की तरफ हमारी तरफ देख रहे हैं। सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस पैक्ट, उससे हमें नई मुलाजमतें वहां पे मिलेंगी। आप अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करें। आप पैसा बनाना या प्रॉफिट बनाने को जुर्म तस्वुर ना करें।
अभी अमेरिका के साथ भी हमने एग्रीमेंट करा है, ऑयल की शिपमेंट आई है वहां से, और साथ साथ रेयर अर्थ एग्रीमेंट जो वो चाइना से अच्छा लेता सर, था मैं 70-80%, वो अब हमारे साथ लेने के लिए सर तैयार मैं जरा है। इन चीजों पर जो अभी आप दो नए हजरात ने एवेन्यूज को की, खोलें, फैलावा करें। मैं जरा एक छोटे से ब्रेक के बाद सलमान शाह साहब से जो आपने चीजें रखी, चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस कम्युनिटी भी, आम आदमी भी, मेरे जैसी सैलरीड क्लास भी, सभी परेशान है। हमें लगता था जो बहुत कमा रहा है वो बहुत खुश है, वो बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर उसकी कमाई भी सुकड़ रही है, मेरी कमाई भी सुकड़ रही है, कौन है फिर जो इस मुल्क में कमाएगा और कैसे कमाएगा? और कमाना कोई जुर्म नहीं है, आप हलाल कमाई को कमाई समझे। सबसे अच्छी बात कि आप कलेक्शन, यानी आप अपने जो मुनाफा है उसकी पैदावार करें, मुनाफे को छीने मत। ये इस पॉलिसी के तहत ही दुनिया तरक्की करती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर सलमान साहब। सर, आपने दोनों हजरात की बड़ी डिटेल बात सुनी। ये जो आप बात कर रहे थे सेम उसी से रिलेटेड है। टैक्सेशन इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है सर इस मुल्क में? बड़ी कंपनियां वो छोड़ के जा रही हैं, वो रो रही हैं। मैं हूँ सैलरीड क्लास, मैं परेशान हूँ। ये बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, ये परेशान है। अजीब सिस्टम है को, तो कैसे कमाएंगे लोग इस मुल्क में? और अगर ऐसा ही होता रहा सर, ये तो बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। आई थिंक असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं उनको सब पता है कि क्या मसला है, लेकिन वो एक ऐसे निज़ाम में फंसे हुए हैं जहाँ पे वो बड़े कंफर्टेबल हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त बेग साहब भी हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत ही एफबीआर को भी चलाती है। हुकूमत जो है वो बिजली के निज़ाम को भी चला रही है। हुकूमत ही है जो पूरी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिसने बनाई हुई है और बिजनेस कम्युनिटी को हिलने नहीं देती। हत्ता कि अगर आप ये देखें कि इससे बड़ा मजाक क्या है कि वज़ीर आज़म जो ख़ुद एक सनतकार हैं, वो कमेटी बना रहे हैं डिफरेंट सनतों की कि वो रिकमेंडेशंस दें कि क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान है ही नहीं है और वो स्टेटस को प्रमोट करते जा रहे हैं। और स्टेटस को क्या है? स्टेटस को ये है कि फेडरल गवर्नमेंट 50 मिनिस्ट्रीज बना के बैठी हुई है और 50 मिनिस्टर्स हैं, 50 ग्रेड 22 के सेक्रेटरी साहबान हैं जो पूरे मुल्क को चलाते हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट को 20 मिनिस्ट्री से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमें पता है कि 18वीं तरमीम में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सूबों के पास हैं और सूबों को उनका काम करना है, लेकिन पाकिस्तान में जो काम सूबे करते हैं वो काम फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, डबल खर्चे कर रहे हैं। सो जब आप इतने ज़्यादा अखराजात करेंगे, इतना हुकूमत को फैलाएंगे, तो फिर उसके लिए आपको टैक्स की ज़रूरत है। फिर वो टैक्स जब आप IMF कहती है जी आपने इतना खर्चा करना है, तो फिर इसको टैक्सेस कलेक्ट करें। टैक्सेस आप कलेक्ट करने जाते हैं तो वो सैलरीड क्लास पे पड़ते हैं, वो बिज़नेस पे पड़ते हैं और बिज़नेस क्लाइमेट आपका तबाह हो जाता है। और ये जो निज़ाम है अब ये ख़त्म हो चुका है। ये निज़ाम अब आगे नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक इसकी मेजर आप इसको राइट साइज या डाउन साइज नहीं करेंगे, और जिसके लिए कोई सियासतदान तैयार नहीं है। जब अभी बेग साहब जो बातें कर रहे थे, जब इसके ऊपर एक्शन होगा तो कोई वोट भी नहीं उसे देगा, क्योंकि सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे बैठे हैं। सो आई थिंक कि हमें बड़ी मेजर किस्म की सर्जरी की ज़रूरत है गवर्नेंस में। हमें ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि हुकूमत की रुकावटें दूर करना। इतने ज़्यादा कानून बन गए हैं जो रुकावट पैदा करते हैं, तो इन तमाम रुकावटों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा और उसको हम डीरेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पे कोई डीरेगुलेशन की बात करने को तैयार नहीं है। फिर प्राइवेटाइजेशन, 20 महीने में आपने विमेन बैंक को प्राइवेटाइज करके हुकूमत ऐसे बैंड बाजा बजा रही है जैसे उसने काबुल को फतह कर लिया। तो ये इस तरह से तो ये मुल्क नहीं चलेगा कि आप ना प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ना आप डीरेगुलेट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन में हर बंदा चल रहा है और प्रोटेक्शन सारे मांगते हैं।
अच्छा क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर बिजली मैं का निज़ाम डॉक्टर आपका साहब, बिजली का निज़ाम दुनिया का सबसे महंगा निज़ाम बन चुका है। उस बिजली के बाद इस्तेमाल करके आप दुनिया की मार्केट्स में नहीं जा सकते, ये समझ आ जानी चाहिए। अभी भी मैं देखता हूँ वजीरे जो पावर है वो ब्लेम कर रहा होता है कंज्यूमर को, और के फलाने ने सोलर लगा लिया और इस तरह से हमारी बिजली महंगी हो रही है। तो मतलब ये तो टोटल कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट इस इकोनॉमी को नहीं चला सकती। उसके एक्शंस दिखा रहे हैं कि ये अब निज़ाम जो है ये नहीं चल सकता, इसको आपको स्लैश करना पड़ेगा बहुत, इसकी इंट्रूजन जो है ख़त्म करनी पड़ेगी, और ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से आपको एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ बड़ी तेज़ी से जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड अप करें, ये जो अभी बात बड़ी अच्छी कही मिर्ज़ा साहब ने भी और नईम साहब ने भी, कि हमें मुनाफा पैदा करना चाहिए। हम मुनाफा सिर्फ कलेक्शन पे लगे, जब पैदा ही नहीं होगा हम क्या कलेक्ट करेंगे, किससे कलेक्ट करेंगे? बड़ी कंपनियां जो छोड़ के जा रही हैं, उसके उन्होंने बता दिया कि उनका भी मामला टैक्सेशन से जुड़ा था, लेकिन क्या उसके पैरेलल हमने अपनी कंपनियां खड़ी की कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लें इसको, कि वो कंपनियां जो मल्टीनेशनल। देखिए, जब आप निज़ाम बनाएंगे कि जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप चल सके और जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, जो सबसे बेहतर है वो सबसे आगे हो, और जिसमें आप जो सरकारी कंपनियों को सब्सिडीज दे दे के मार्केट के अंदर बैठाएंगे और हर काम में सरकार से कुछ ना कुछ लॉलीपॉप लेके काम होगा, तो फिर ये नई इकोनॉमी चल सकती है। आपको ये इकोनॉमी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। बेग साहब जहाँ बिजनेस करते हैं तो उनके साथ कुछ 10 और बिजनेसमैन उनका मुकाबला कर रहे हैं, और वो हुकूमत के जो हैं क्रचेस पे ना हो, वो मार्केट के मुताबिक चलें, और जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाए, जो सबसे अच्छा बनाए, जो मार्केट में मकबूल हो, वो आगे चले। तो वो निज़ाम तो हमने ख़त्म कर दिया। इसलिए तो हम सारे जो इकोनॉमिस्ट इस वक्त कहते हैं कि रेंट सीकर। अब ये शुगर की बात कर रहे थे बेग साहब, अब शुगर वाले क्यों पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और क्यों वहाँ पे वो रेगुलेट कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री को? जब उनको ज़रूरत होती है उसको एक्सपोर्ट करा देते हैं, जब ज़रूरत होती है उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं, जब ज़रूरत होती है प्राइस ऊपर ले जाते हैं नीचे। तो ये कार्टेल्स वगैरह आप क्यों बना के बैठे हुए हैं? हालांकि अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक चलें तो शुगर इंडस्ट्री तो वैसी पाकिस्तान में वाइबल नहीं है, और पाकिस्तान में जो वाइबल चीज़ें हैं उनको आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। टेक्सटाइल को ख़त्म किया है, कॉटन को आपने खासा नुकसान पहुँचाया है, एग्रीकल्चर को आप बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप रिसर्च ही नहीं करते। कोई अच्छा सीड नहीं है, कोई अच्छा पौधा नहीं है, नर्सरीज नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज़ आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कोई तहकीक नहीं हो रही। फार्मर को कोई आप सपोर्ट सिस्टम, एक्सटेंशन या बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करते। लेकिन ये इस तरह के चक्कर चला लेते हैं कि गंदम कभी इंपोर्ट कर लो, कभी एक्सपोर्ट कर लो, कभी बैन कर दो, कभी मूवमेंट ख़राब कर दो, कभी स्टोरेज ना करो। तो ये काम हुकूमत जो है इसमें माहिर होती जा रही है, और उससे इकॉनमी जो है वो तबाह से तबाहकुन होती जा रही है। नहीं साहब, जब गवर्नमेंट खुद ही बिजनेस और इन मामलात को देखना शुरू कर दे, इतनी मिनिस्ट्रीज़ हमारे पास, इतना अखराजात, जो काम सूबे कर रहे हैं, वो सही बात है 18वीं तरमीम के बाद वही विफाक करेगा, कैसे चलेंगी चीज़ें? टैक्सेशन के मामलात हल्के होते क्यों नहीं है? ये चेंबर और आप लोग ये इतना FPCCI और बाकी चेंबर्स की क्यों बात नहीं करते? अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं आता? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि हमारे जो चैम्बर्स हैं और जो फेडरेशन है, पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशन हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जो कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब असम्बली में मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और ये इशू वहाँ उठाएं कि खामोशी से टैक्स इतना बढ़ा देना। जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल वो 45% कर दिया है, 1 करोड़ के ऊपर 10% सरचार्ज लगा दिया है, उसके बाद कंपनी पे सुपर टैक्स लगा दिया है। तो फिर वो और फिर यहाँ पे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। आप देखिए ना, गवर्नमेंट ने अगर 1.2 ट्रिलियन कर्जा लिया ऑफसेट करने के लिए सर्कुलर डेट्स को, तो वो पैसे आप हमें जेब से जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जेब से नहीं जा रहे। वो 3.5 लाइन लॉसेस की भी जा रहे थे, वो भी हम भर रहे थे। ये दुनिया का कौन सा दस्तूर है, दुनिया का कौन सा असूल है कि हर गरीब और अमीर आदमी जो भी जिस तबके से भी है वो बराबर का शरीक है इसमें। तो टैक्स टू द टैक्सेबल होना चाहिए। जो बंदा टैक्स दे सकता है उसे टैक्स लें, जो बंदा टैक्स नहीं दे सकता तो उसे आप टैक्स ना लें। आप तो तकरीबन 75% इनडायरेक्ट टैक्सेशन से पूरे कौम को आपने टैक्स में जकड़ लिया है। और लोग देखिए, बिजनेसमैन का कोई एक मसला नहीं होता, उसका एक ये रिटर्न देना जो है ना, ये उसका आखिरी मसला होता है जिसमें वो रिटर्न देता है। उसकी प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू होती है। क्यों हमारे मुल्क में नॉन फाइलर का जो कल्चर है वो फ़रोग करता जा रहा है? क्यों लोग 3 गुना ज़्यादा टैक्स देने में खुश होते हैं? वो कहते हैं हमसे ज़्यादा टैक्स ले लो, हमें हमारी जान छोड़ो, हमें किसी प्रॉब्लम में न डालो। क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को तंग करती है जो टैक्स देते हैं, उन लोगों को तंग तो करती नहीं है जो नॉन फाइलर है, उनसे तो आपने 3 गुना टैक्स ले लिया। अब ये सूरत हाल जो है दिन ब दिन ख़राब हो, इसी वजह से जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो मार्केट से आउट होता जा रहा है। इस वजह से नहीं कि उसका जो है कारोबार नहीं चल रहा, उसका टैक्सेशन की वजह से और दूसरे मामलात की वजह से। हकीकत ये है कि उसका जो गवर्नमेंट के अदर चार्जेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या गैस है या टैक्सेशन है, वो इतना ज़्यादा है कि वो जब साल के एंड में अपना मुनाफा निकालता है तो उसको पता चलता है कि मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ। और फिर पूरे 5-6 साल आपके सर पे तलवार लटकी रहती है कि कब आपको इनकम टैक्स से FBI से नोटिस आ जाए, आपने 2019 में ये किया था तो उसका हिसाब दे, 2020 में ये किया था उसका हिसाब दे। सर जी, अब ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल टैक्स लें, टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जितना बिजनेस कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के साथ है इस मामले में, लेकिन कोई रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। अभी देखिए रिटर्नें तकरीबन 4 मिलियन रिटर्न गई है, उसमें वो कहते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो है और वो 0 की रिटर्न गई है। फॉर एग्जाम्पल लोग सिर्फ इसलिए फाइलर बन जाते हैं कि हमें कोई एडवांटेज मिल जाए। गवर्नमेंट को एक मुस्तकिल देखिए, पूरी दुनिया में टैक्स का निज़ाम है ना, वहाँ भी तो लोग टैक्स देते हैं, कोई टैक्स से भागता नहीं है। लेकिन साल के बाद वो गवर्नमेंट देखती है कई लोगों ने टैक्स ज़्यादा दिए। अच्छा, वहाँ पे आपको बिजली पावर टैरिफ इतना महंगा है, आप प्रोडक्शन भी तो नहीं कर पा रहे हैं। जो टैक्स है, उधर भी एक ये टैक्स है, ये डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब इकोनॉमी चलेगी, बिजनेस चलेंगे, लोगों के कारखाने चलेंगे, लोगों के रोज़गार चलेंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, ऑटोमेटिक टैक्स आना शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले ही इसको रेवेन्यू समझ लें और एडवांस लोगों से दुनिया में कहाँ पे एडवांस टैक्स का कानून है जी, मुझे आप बता दें। सारे देख लेंगे कहाँ पे एडवांस है, यानी कि आप एक सपोज कर लेते हैं काम हुआ। अभी मैं एक और ख़बर आपको दे रहा हूँ कि अभी रिटर्नें गई नहीं है तो FBR से ऐसे नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि जो कह रहे हैं कि जी आपकी इस साल की इनकम जो है आपके बिजनेस के रिश्ते से इतनी होनी चाहिए तो आपको इतना टैक्स देना है। अब इस किस्म में फिर आपको हर बंदे को वो बताएंगे हर बंदे को जो है ना, वो जी आपने क्रेडिट कार्ड इतना इस्तेमाल किया, आप बताएं, आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री इतनी है, आप बताएं। और इनकम जब ये सारे मामले तो बंदा खुद फाइनल होके फंस जाएगा। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि 90% बिजनेसेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से नहीं कि उनके काम नहीं चल रहे, इस वजह से कि टैक्सेशन इतना ज़्यादा। आप देखिए ना, मुझे ये बताएं कि आप अपनी इनकम में से 50% अगर गवर्नमेंट को दे दें या 40% गवर्नमेंट को दे दें, और छोटी एक दुकानदार है, आप देखिए ना 5.6 मिलियन कोई बड़ी इनकम नहीं है, उससे ऊपर आप कहते हैं 45% हम लेंगे, 1 करोड़ से ऊपर चले गए तो 10% सरचार्ज भी लेंगे। अब जब एक आदमी ने फॉर एग्जांपल एक छोटे बिजनेस ने कमा भी लिया, किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपया, तो आप उसके ऊपर कहते हैं हमें 40%। अच्छा सर, ये जो आप लोग सारी बात कर रहे हैं ये अच्छा है, जो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ये जेन्युइन बात है। अगर बिजनेस ऐसे सुकड़ गया जिसका जिक्र डॉक्टर साहब भी कर,
ये एम्प्लॉयमेंट का क्या बनेगा? Employment बिना हम- करे मैं बोलेगा। सर इस पे बहुत ज़्यादा वो, हर कोई इतना स्किल नहीं है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं है वो इस मुल्क से बाहर चला जाए। यहाँ रहने वाले क्या होगा आगे का मंजर, ये तो बड़ा अजीब है। फिर जो एग्रीकल्चर तबाह हुई है सैलाब के मामले में, उसको कैसे खड़ा करेंगे? वहाँ भी टैक्सेशन का एक मामला होगा। फिर अभी शुगर स्कैंडल का जिक्र किया मिर्जा साहब ने, ये तो एक स्कैंडल है, ऐसे पता नहीं सीमेंट में भी निकलेंगे, कई जगह निकलेंगे। एक ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये नया ख़तरा है। फिर दूसरा, शरह सूद 11 पर है, लेकिन जो कारोबारी शख्सियात हैं वो कह रहे हैं इससे तरक्की नहीं हो पाएगी, मार्केट में पैसा नहीं आएगा। ज़रा आते हैं इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे मिर्जा साहब। सर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, कारोबार की बंदिश को लेकर, ये सारी चीज़ें असेंबली में आप जब फ्लोर पे बात करते, क्या इसका रिस्पांस आता है? वजीर ख़जाना तो कह रहे हैं सब चीज़ें बेहतर हैं। जी, मैंने बात की थी वजीर खजाना से असम्बली के फ्लोर पर भी, और वो जाती दोस्त हैं, तो मैंने कहा कि सैलरी क्लास को तो आपने मार दिया है। तो उन्होंने मुझसे एतराफ़ किया कि मुझे एहसास है कि सैलरी क्लास इज़ ओवर बर्डन, और इस साल इंशाल्लाह हम बजट में उनको कुछ रिलीफ देंगे। और फिर हमारी 11 मीटिंगें रही हैं। मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू को देख रहा हूँ, तो हमने उस कमेटी में बजट के ऊपर बहुत तफसीली क्लॉज बाय क्लॉज गुफ्तगू की। लेकिन आपको सुन के ताजुब होगा कि कोई रिलीफ सैलरी क्लास को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ज़्यादा चार्ज कर लिया गया है, वो नहीं दिया गया। और उसके अलावा जो दूसरे टैक्सेस लगाए हैं 60% चले गए। 39% स्टैंडर्ड इनकम टैक्स, 10% सुपर टैक्स, 5% WWP, 2% WFP, 1.2% मिनिमम टर्नओवर टैक्स, ये 60% बन रहा है। यानी एक मल्टीनेशनल है, किसी कंपनी ने अगर 1 अरब रुपए कमाए हैं तो 60 करोड़ रुपए FBR के चरणों में रख दें, ओए होए 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 होए, वो तो कोई नहीं मानेगा। ये ना वो लड़ सकते हैं, ना गिरबान पकड़ सकते हैं। हाँ, अपना बोरिया बिस्तर बंद करके, अपनी दुकान बंद करके किसी और ठिकाने पे, किसी और आशियाने पे चले जाएं, जहां पे नॉर्मल टैक्स, कारपोरेट टैक्स का जो होता है वो लिया जाता है। ये जो सोलर एनर्जी गरीब आदमी ने अपने घरों में लगाई कि महंगी बिजली किसी हद तक बिल कम कर सकते हैं। किसी ने बालियां बच्चियों की बेची हैं, 2 पैनल लगाए हैं, किसी ने और चीजें कर्जे लिए हैं, 5 पैनल लगाए हैं। ये प्रपोजल आया था कि नेट मीटरिंग पे जो 27 रुपए का यूनिट खरीदती है बिजली, वो अब खरीदेंगे 9 रुपए का। बताएं। 27 1/3 कर दिया, 1/3। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो 10 साल में रिपेमेंट हो। ओ भाई, मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कितने मुद्दत में मैंने इसको रिकवर करना है, तो मैं डिसाइड करूंगा ना। सही बात है। ये आप तो नहीं डिसाइड करेंगे भाई 10 साल में इन्वेस्टमेंट कर लो आपको वापस हो जाएगा। मैं तो 3 साल में, 4 साल में उसकी वापसी चाहता हूं। तो वही हुआ कि नेट मीटरिंग पे फिर हमने शोर मचाया। शहबाज शरीफ साहब ने, खुदा का शुक्र, इस बात को उन्होंने माना और फिलहाल रोक दिया गया है कि नेट मीटरिंग फिलहाल पैनल मुश्किल हो रही है। इनके पास इजाफी बिजली है 10,000 मेगावाट, लिहाजा ये नहीं चाहते मजीद बिजली सस्ती और सोलर पैदा हो। लेकिन लोग उस बिजली को जो 10,000 आपके पास है, जिसपे कैपेसिटी चार्जेस भी आप दे रहे हैं, नहीं छूना चाहते क्योंकि वो महंगी है। लिहाजा वो सोलर एनर्जी से अपने घर पे सस्ती बिजली पैदा। लेकिन सर वो भी हमें नहीं, मिर्जा साहब वो भी तो नहीं लेने दी जा रही। डॉक्टर सलमान साहब, ये जो नेट मीटरिंग वाला मामला, सोलर पॉलिसी आई थी, अच्छी थी, लेकिन चूंकि बिजली इजाफी है, मैंने आपने बिल भी देने हैं, बिल में से इनका सर्कुलर डेट पहले भी उतारते थे हम, अब भी उतार रहे हैं, और कर्जे लिए हैं। किसी से पूछना है, हमसे तो कौन पूछता है खैर कर्जे लेने का। लेकिन सर ये कोई पॉलिसी ही नहीं है, तो ऐसे कब तक चल सकता है? ये तो बहुत ही डैमेजिंग पार्ट है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, कंपनियां बंद हो रही हैं। हिस्सा है, ये डिलिबरेट पॉलिसीज़ हैं। और हमने बिजली का निज़ाम जो है, एक ज़माने में पाकिस्तान में बिजली पाकिस्तान में जो बनती थी वो इम्पोर्टेड बिजली नहीं थी, वो पानी से बनती थी, और पानी की तकरीबन मुफ्त बिजली बनती थी।
लेकिन हमने उसको चेंज किया और हमने कहा कि नहीं, हम पानी से बिजली नहीं बनाएंगे, हम तो तेल से बिजली बनाएंगे और तेल हम इंपोर्ट करेंगे। और फिर हमने एक ऐसी बिजली बनानी शुरू की जो कि ना सिर्फ बहुत महंगी थी, वो इम्पोर्टेड भी थी। सो अब अगर हम ये कहते हैं कि, और उसके साथ साथ फिर जो हमने उसके पावर हाउसेस लगाए वो सारी रिश्वत की बेसिस पे बहुत महंगे लगाए। अगर आप हर प्रोजेक्ट में 30 से 35% एक्स्ट्रा ओवर उसकी कैपेसिटी को ओवर कर दें कीमत वाइज, तो वो कैपेसिटी पेमेंट अब आधी तो हम जो है वो पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने वो महंगे लिए हुई है इक्विपमेंट, और दूसरी पेमेंट हम कर रहे हैं क्योंकि तेल जो है वो महंगा है और डॉलर्स में है। तो दोनों को जब आप देने जाते हैं तो पाकिस्तानियों के पास ना डॉलर है ना उनके पास इनकम है। हुकूमत जो है फिर वो बिजली चोरी भी नहीं रोक सकती, फिर वो ट्रांसमिशन भी वक्त पे नहीं कर सकती। वो जो सर्विसेज बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए या कंज्यूमर्स को चाहिए वो कंज्यूमर फ्रेंडली भी नहीं है। सो आई थिंक कि आपको एनर्जी सेक्टर में बहुत मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी, और ये जो पुराने बिजली घर लगे हुए हैं इनको संक कॉस्ट के तौर पे तस्वुर करना चाहिए। और इसकी जो बिजली है इसको आप बंद भी कर दें तो फिर भी सोलर इससे बहुत सस्ती आपको पड़ेगी, क्योंकि एक तो उसको इंपोर्ट नहीं देना पड़ेगा और दूसरा उसके लिए ये है कि 4 सेंट 5 सेंट। लेकिन सर जहाँ पे आवाम को फ़ायदा होता है वो अभी मिर्ज़ा साहब ने बताया कि बड़ी मुश्किल से रुकवाई है उन्होंने, बड़ी मुश्किल से लड़ा के, वरना ये मामला यहाँ ना पहुँचता, ये भी आवाम के गले पड़ते। तो बड़ी बात है कि कुछ लोग मौजूद हैं असेंबली में जो आवाम का भी सोचते हैं कि चले उन्हें सोलर मिल रहा है तो सुकून मिल रहा है, वरना बिजली महंगी बेचारे भरते चले जाएं। जो अपनी मजबूरी से कोई बिजली बचाता है वो भी नहीं बचा पाता। बहुत शुक्रिया सर, वक्त बहुत कम था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। नईम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।